यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आंखों से भारत के संघर्ष को देखा और अपने शब्दों से उस युग को अमर बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, पर उससे पहले एक खोजी मन, एक विद्यार्थी और एक पुत्र जो अपने देश को समझना चाहता था। मेरी आत्मकथा सिर्फ नेहरू जी का जीवन नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब भारत गुलाम था, लेकिन सपनों में आजादी का सूरज उग रहा था। आज हम सुनेंगे नेहरू जी की वही कहानी, एक कहानी जो सिखाती है कि शिक्षा, जिज्ञासा और आदर्श कैसे इंसान को इतिहास का हिस्सा बना देते हैं। नेहरू जी लिखते हैं, मेरा जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। मेरे पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। हमारे घर का माहौल अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित था, पर कहीं न कहीं भारतीय संस्कार भी गहराई में मौजूद थे। छोटे जवाहरलाल का बचपन ऐश्वर्य में बीता, लेकिन उनके मन में सवाल बहुत थे। वे सोचते, क्यों हमारे देश में अंग्रेज हुकूमत करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने गरीब हैं और कुछ इतने अमीर? बचपन की यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके विचारों की नींव बनी। यहां से हमें एक सीख मिलती है, हर बड़ा बदलाव एक छोटे सवाल से शुरू होता है। जब बच्चे को दुनिया की असमानता दिखाई देती है और वह जानना चाहता है क्यों, तो वहीं से विचारक जन्म लेता है। नेहरू जी की शिक्षा घर पर शुरू हुई। इंग्लिश ट्यूटर, विज्ञान और इतिहास की कहानियां। वे बताते हैं कि उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। बाग में बैठकर पेड़ों, फूलों और पक्षियों को देखना उन्हें पसंद था। शायद यहीं से उनकी वैज्ञानिक सोच और प्रकृति प्रेम की शुरुआत हुई। वो लिखते हैं, मेरे जीवन के शुरुआती दिन किसी राजकुमार की तरह बीते, लेकिन मेरे भीतर हमेशा एक बेचैनी थी। क्या मैं सिर्फ सुविधा के बीच जीने के लिए पैदा हुआ हूं? यही बेचैनी आगे चलकर नेहरू जी को इंग्लैंड की धरती तक ले गई, जहां से उन्होंने दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पर वह कहानी हम सुनेंगे अगले अध्याय में, अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय आत्मा। आप सुन रहे थे मेरी आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की कहानी। लेखक के विचारों के साथ एक यात्रा, शिक्षा से स्वतंत्रता तक। बचपन के बाद जवाहरलाल की जिंदगी का अगला पड़ाव था इंग्लैंड। साल था 1905 जब मात्र 15 वर्ष के नेहरू पहली बार अपने वतन से दूर निकले। समुद्र के रास्ते इंग्लैंड पहुंचते हुए उनके मन में एक नया संसार खुल रहा था, विज्ञान, विचार और स्वतंत्रता का संसार। वे लिखते हैं, मैंने यूरोप को देखा और पहली बार महसूस किया कि भारत कितना भिन्न है, पर कितना सुंदर भी। नेहरू जी ने हैरो स्कूल और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने विज्ञान, इतिहास और राजनीति का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें न्यूटन, डार्विन और मार्क्स जैसे विचारकों ने आकर्षित किया, पर साथ ही उनके मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या यह ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए है या समाज को बदलने के लिए भी? यहां हम एक अहम सीख देख सकते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं, बल्कि सोचना है। नेहरू जी की पढ़ाई ने उन्हें आलोचनात्मक सोच दी, यानी चीजों को सवाल की नजर से देखने की क्षमता। यही सोच बाद में उनके राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की नींव बनी। कैम्ब्रिज के दिनों में नेहरू अक्सर भारत की याद में डूब जाते थे। लंदन की ठंडी हवाओं में भी उन्हें अपने देश की गर्म मिट्टी की खुशबू महसूस होती थी। वे अपने पिता मोतीलाल नेहरू को पत्र लिखते, पिताजी, यहां मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है जो सीख मैं चाहता हूं वो शायद सिर्फ भारत में ही मिल सकती है, अपने लोगों के बीच। वहीं से उनके भीतर एक और विचार जन्म लेने लगा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि अपने समाज, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को समझना भी है। कैम्ब्रिज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहरू ने लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई भी की। कानून के ज्ञान ने उन्हें अंग्रेजी व्यवस्था की जड़ें समझने में मदद की, पर उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि न्याय के नाम पर औपनिवेशिक ताकतें कैसे शोषण करती हैं। उन्होंने लिखा, अंग्रेजी कानून की किताबों में न्याय था, पर भारत में उस न्याय की परछाई भी नहीं दिखती थी। यह एहसास बहुत महत्वपूर्ण था।
क्योंकि यह वही क्षण था जब एक विद्यार्थी के भीतर एक क्रांतिकारी जागा, जब सीखना सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं रहा, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा बन गया। नेहरू अब लौटने वाले थे उस मिट्टी की ओर जिसने उन्हें जन्म दिया था। लेकिन अब वे वही जवाहरलाल नहीं रहे। अब वे एक शिक्षित, चिंतनशील और जिज्ञासु भारतीय थे, जो अपने देश के भविष्य को बदलने के लिए तैयार था। यह था अध्याय 2, इंग्लैंड की पढ़ाई और दुनिया की नई समझ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे जवाहरलाल नेहरू का शिक्षित मन भारत की आजादी की राह पर चल पड़ा और कैसे एक वकील नेता बन गया। साल था 1912। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। वो लौट रहे थे अपने देश भारत में। जहाज के डेक पर खड़े होकर उन्होंने समुद्र की लहरों को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं लौट रहा हूं उस धरती पर जहां मेरा दिल बसा है। इलाहाबाद की मिट्टी ने उनका स्वागत किया। मां की आंखों में खुशी थी, पिता मोतीलाल नेहरू गर्व से भरे थे। अब उनका बेटा एक शिक्षित वकील था। लेकिन जवाहरलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। नेहरू जी जब भारत लौटे तब देश की हालत अलग थी। अंग्रेजी राज चारों तरफ फैला था। अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी और आजादी का सपना अभी दूर लग रहा था। लेकिन हवा में कुछ बदल रहा था। कहीं किसी गांव में किसान अंग्रेजों के टैक्स का विरोध कर रहे थे, कहीं विद्यार्थी विदेशी कपड़ों को जलाने की बात कर रहे थे, और कहीं एक आवाज गूंज रही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेहरू जी ने महसूस किया कि यह वही क्षण है जब पढ़े लिखे भारतीयों को जनता के बीच उतरना चाहिए। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि जवाहरलाल वकालत करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रतिष्ठा और धन कमाए। लेकिन जवाहरलाल के भीतर एक नई बेचैनी थी। वे सोचते थे, मैं अदालत में न्याय दिला सकता हूं, पर जब देश ही अन्याय में जकड़ा हो तो क्या यह न्याय सच्चा होगा? एक शाम उन्होंने पिता से कहा, पिताजी, मैं देश के काम में लगना चाहता हूं। मोतीलाल चुप रहे, लेकिन बेटे की आंखों में जो आग थी वह बहुत कुछ कह रही थी। 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। वहीं पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने एक सादे कपड़ों में लिपटे शांत चेहरे वाले व्यक्ति को देखा, महात्मा गांधी। उनकी सादगी और दृढ़ता ने नेहरू के मन को झकझोर दिया। वो लिखते हैं, मैंने गांधी जी में एक नई शक्ति देखी जो तलवार या कानून से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा से लड़ना जानती थी। उस दिन जवाहरलाल ने निश्चय किया कि उनका जीवन अब अदालत में नहीं, भारत की गलियों और गांवों में बीतेगा। नेहरू जी अब जनता के बीच उतर आए, कभी किसान आंदोलनों में, कभी विद्यार्थियों के साथ जलसों में, कभी जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के बीच। वो महसूस करते थे, यह देश केवल मेरा नहीं, यह तो करोड़ों लोगों की आशा का प्रतीक है। यहां से हमें सीख मिलती है, शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक वह समाज की सेवा में न उतरे। नेहरू जी ने यही किया, ज्ञान को कर्म में और विचार को आंदोलन में बदला। अब जवाहरलाल नेहरू का जीवन सिर्फ उनका नहीं रहा, वो भारत की आत्मा की आवाज बन चुके थे। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और नेहरू हर कदम पर साथ खड़े थे। जेल गए, संघर्ष किया, लेकिन कभी रुके नहीं। वे लिखते हैं, जेल की दीवारों के भीतर भी मुझे आजादी की गंध आती थी, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि असली स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। यही था जवाहरलाल नेहरू का पहला कदम, एक विद्यार्थी से देशभक्त बनने की यात्रा का आरंभ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे जेल की दीवारों के भीतर नेहरू जी ने आत्ममंथन किया और कैसे वहां से जन्मी मेरी आत्मकथा भारत के विचारों की एक जीवंत गाथा बनी। साल था 1930। भारत आजादी की राह पर चल पड़ा था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में गूंज रहा था और जवाहरलाल नेहरू अब सिर्फ एक नेता नहीं
बल्कि एक प्रतीक बन चुके थे। पर इस रास्ते की कीमत थी कैद। जवाहरलाल कई बार जेल गए और वहीं उन्हीं ठंडी दीवारों के बीच उनके भीतर एक नई यात्रा शुरू हुई, अंतर की यात्रा, आत्मा की यात्रा। नेहरू जी लिखते हैं, जेल एक अजीब जगह है जहां समय ठहर जाता है और इंसान खुद से मिलने को मजबूर हो जाता है। वहां न राजनीति थी, न भीड़, न भाषण, सिर्फ खामोशी थी। और वही खामोशी उन्हें सोचने, समझने और लिखने के लिए प्रेरित करने लगी। कागज के पन्नों पर उन्होंने अपने विचार, अपने अनुभव और अपने देश के संघर्ष को शब्दों में ढालना शुरू किया। यही शब्द आगे चलकर बने टुवर्ड फ्रीडम, जिसे हम हिंदी में जानते हैं मेरी आत्मकथा। जेल के एकांत में नेहरू जी ने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? और आजादी का अर्थ क्या है? यह केवल राजनीतिक सवाल नहीं थे, बल्कि मानवीय प्रश्न थे। उन्होंने लिखा, असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, वो तो मन की स्थिति है जहां भय नहीं, संदेह नहीं, सिर्फ सत्य और आत्मसम्मान होता है। नेहरू जी मानते थे कि लेखन भी एक सेवा है। वो कहते हैं, अगर मैं जेल में बंद होकर भी अपने देशवासियों के मन को छू सकूं, तो यह भी आजादी का एक रूप है। उन्होंने अपनी आत्मकथा को एक किताब नहीं, बल्कि संवाद माना, एक संवाद स्वयं से और अपने देश से। उनके शब्दों में इतिहास की गहराई और व्यक्तिगत संवेदना का मेल था। वे बताते हैं कि कैसे उनका बचपन, शिक्षा और राजनीति मिलकर एक विचारधारा में बदल गए, जिसे उन्होंने नाम दिया मानवता और तर्क का रास्ता। नेहरू जी ने सीखा कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। उन्होंने लिखा, कैद ने मुझे सीमित नहीं किया, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता दी। मैंने जाना कि मन जब स्वतंत्र होता है तो दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। यही है इस अध्याय की सीख। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षण हमारी सबसे बड़ी खोजों का स्रोत बन जाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर आकार दिया जाता है, वैसे ही नेहरू जी के विचार जेल की अग्नि में तपकर और मजबूत बने। 1934 तक नेहरू जी की आत्मकथा का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, परिवार, राजनीति और विचारों को इतनी ईमानदारी से लिखा कि यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं रही, यह एक युग का दस्तावेज बन गई। टुवर्ड फ्रीडम एक ऐसी पुस्तक जो बताती है कि आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होती है। उन्होंने अपने शब्दों में भारत को एक नया परिचय दिया, विचारों का भारत, विज्ञान और मानवता का भारत। जेल की दीवारों से निकली यह आत्मकथा नेहरू जी के भीतर की रोशनी थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को सोचने और सवाल करने की ताकत दी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे यह विचार और लेखन भारत की आजादी के बाद एक नए राष्ट्र निर्माण की नींव बने। 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उनके ये शब्द इतिहास नहीं, भावना थे। एक ऐसी भावना जिसने हर भारतीय के दिल में नई ऊर्जा भर दी। आजादी का वह क्षण जितना महान था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। देश टूटा था, विभाजन का दर्द हर गली में था। लाखों लोग बेघर, असहाय और आहत थे। लेकिन नेहरू जी जानते थे, अब यह समय आंसू बहाने का नहीं, बल्कि नया भारत बनाने का है। उन्होंने कहा, हमारा असली काम अब शुरू होता है। नेहरू जी के मन में भारत का एक सपना था, एक ऐसा देश जहां विज्ञान और तर्क का सम्मान हो, जहां हर बच्चा शिक्षा पा सके, जहां गरीबी और भेदभाव का अंत हो, और जहां स्त्री और पुरुष समान रूप से आगे बढ़े। उन्होंने कहा,
राजनीति तभी सफल होगी जब वह मानवता की सेवा में लगे। यहां से हमें एक गहरी सीख मिलती है। आजादी केवल झंडा फहराने से नहीं मिलती, बल्कि हर नागरिक के भीतर जिम्मेदारी जगाने से मिलती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने भारत को विज्ञान और शिक्षा की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMs और बड़े बांधों, कारखानों व विश्वविद्यालयों की नींव रखी। उनका मानना था, इन बांधों और संस्थानों में मुझे आधुनिक भारत के मंदिर दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा ही वह कुंजी थी जो समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। नेहरू जी सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, वे दुनिया के मंच पर भारत की आवाज थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की नींव रखी, जिसका अर्थ था भारत किसी शक्तिगुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि शांति और सहयोग की राह चुनेगा। उनका संदेश था, हम युद्ध नहीं मित्रता चाहते हैं, हम हथियार नहीं विचारों से जीतना चाहते हैं। नेहरू जी का दिल हमेशा बच्चों के लिए धड़कता था। वो कहते थे, बच्चे देश का भविष्य हैं, उनमें ही सच्चा भारत बसता है। इसी प्रेम के कारण बच्चे उन्हें प्यार से बुलाते थे चाचा नेहरू। उनके जन्मदिन को आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि हर पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना ही असली राष्ट्र निर्माण है। नेहरू जी ने 27 मई 1964 को इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार, उनकी आत्मक था और उनका सपना आज भी जीवित है। उन्होंने लिखा था, मैंने जो कुछ किया उसमें भूलें होंगी, पर मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा कि मेरा देश आगे बढ़े, जागरूक बने और एक बेहतर भविष्य रचे। यह थी मेरी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की कहानी। एक यात्रा बचपन से विचार तक, एक खोज व्यक्ति से राष्ट्र तक। नेहरू जी ने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन, विचार और कर्म की स्वतंत्रता है। आइए हम सब उस यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिसकी राह उन्होंने हमें दिखाई थी। यह था मेरी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की कहानी। ऐसी और ऐतिहासिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, वो आने वाले कल का शिक्षक भी है। धन्यवाद।